आप सभी दोस्तों को मेरा यानी कि साबिता ठाकुर का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम देश डायरी में। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ देश दुनिया की कुछ खास हलचलें जो आपकी ज़िंदगी से सरोकार रखती हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको बताते हैं खेतीबाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हेल्थ, एजुकेशन और नए इन्वेंशंस के बारे में। तो आइए देर किस बात की है, करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश डायरी में आज क्या है खास। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख चावल कंपनियों की, जानेंगे भारतीय आटा मिलों के बारे में, बताएंगे मूंगफली मेला कहाँ लगता है, समझेंगे किसानों के लिए इफ्को ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है और साथ ही बताएंगे आलू की निकासी के बारे में। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये कहावत तो आप सभी ने ज़रूर सुन रखी होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कहावत आपको क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब चीन चखेगा भारत के बासमती चावलों का स्वाद। जी हाँ, भारत की 14 प्रमुख चावल कंपनियों को चीन ने आयात पर मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। चीन विश्व के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक है, लेकिन इस देश ने भारत को चावल के आयात की मंजूरी नहीं दी थी। इन कंपनियों में दावत ब्रांड की मालिक एलटी फूड्स लिमिटेड, कोहिनूर फूड्स लिमिटेड और इंडिया गेट ब्रांड की मालिक केआरबीएल लिमिटेड शामिल हैं। चीन को निर्यात करने की इच्छुक 5 अन्य कंपनियां उसे निर्यात करने के मानकों पर खरी नहीं उतर पाई हैं। हालांकि ये 5 कंपनियां भारत की एकमात्र संस्था राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन एनपीपीओ के पास पंजीकृत हैं। भारतीय आटा मिलों ने इस साल अब तक 17.2 लाख टन गेहूं का आयात किया है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए यह गेहूं यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से मंगवाया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। फसल साल 2015 और 16, जुलाई जून के आने वाले महीनों में अतिरिक्त 6 से 7 लाख टन गेहूं आने की संभावना देखी जा रही है। इससे देश का कुल आयात इस साल बढ़कर 24 लाख टन हो जाएगा। पिछले साल भी निजी आटा मिलों ने ऑस्ट्रेलिया से लगभग 5 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल अब तक यूक्रेन ने 10.7 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया से 5 लाख टन व फ्रांस से 1.5 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। काम करने की कीमत जब सही मिले तो काम करने का जोश भी दोगुना हो जाता है, लेकिन यही जोश तब ठंडा पड़ जाता है जब इसी काम की कीमत ना मिले। ऐसी ही कुछ परेशानी है हरियाणा के किसानों की। यहाँ के किसानों ने सरकार से गन्ने के दाम बढ़ाने की सिफारिश की है। हर किसान की यही चाह होती है कि उसे उसकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसानों को काफी मेहनत करने के बाद भी उनका सही दाम नहीं मिल पाता है। इसी बात को लेकर हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन ने अपनी सरकार से गन्ने के दाम बढ़ाने की गुहार लगाई है कि गन्ने के दाम 310 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए जाएं। लेकिन प्रदेश सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाने से इनकार कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि गन्ने के दाम न बढ़ाने की वजह से हरियाणा की मिलों में करोड़ों का घाटा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सब सहकारी चीनी मिल मुनाफे में चल रही है। किसानों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए इफ्को कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस नई सुविधा से इनको काफी फायदा होगा। इस फायदे को जानने के लिए आपको आगे की खबर जरूर देखनी होगी। किसानों के लिए इफ्को नई सुविधा शुरू करेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब चलो आपको इस सुविधा का नाम भी बता देते हैं। इस नई सुविधा का नाम है ई बाजार, यानी कि हमारे किसान भाइयों के लिए इफ्को कंपनी ग्रामीण ई बाजार बनाएगा। ये सुनकर तो खेती में काम करने वाले किसानों के चेहरे खिल गए होंगे। अभी आगे भी सुनोगे तो खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। अगले साल तक देश भर में 1000 ई बाजार बनाए जाएंगे, जो प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के जरिए खड़े किए जाएंगे। इनमें किसानों को खेती, किसानी की सलाह सहित उनके उपयोग की सारी चीजें मिलेंगी। महाराष्ट्र में बीजों और उर्वरकों की बिक्री में काफी असर पड़ रहा है, जिसके कारण रबी सत्र में बुआई में कम से कम 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में बीजों और उर्वरकों की बिक्री में काफी असर पड़ रहा है, जिसके कारण रबी सत्र में बुआई में कम से कम 20% की गिरावट आने की संभावना देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि बुआई में 20% की कमी आ सकती है।
निजी फुटकर कारोबारियों को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट लेने की अनुमति नहीं है, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वितरण केंद्र को निर्देश जारी किया है कि वे बंद किए गए 500 के नोटों को स्वीकार करना शुरू करें। यूं तो पुष्प मेला और आहार मेले के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी मूंगफली मेले के बारे में सुना है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना। ये मेला हम लोगों के लिए एकदम नया है, तो आइए जानते हैं इस मेले के बारे में। मूंगफली मेला सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन जानकर आश्चर्य भी होगा कि मूंगफली का भी मेला लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के पास बसवानागुड़ी की। इस जगह हर साल मूंगफली का मेला लगता है। ये मेला अक्सर नवंबर यानी कि हिंदी में कहें तो कार्तिक मास के आखिरी सोमवार को लगता है। मूंगफली के मेले की परंपरा यहाँ कई सदी पुरानी बताई जाती है। इस मेले के दौरान पूरे 3 दिनों तक यहाँ की सड़कें बंद रहती हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ मूंगफली बिछी दिखती है। इस मेले को देखने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रबड़ के पेड़ से बनने वाले फर्नीचर के बारे में। सब्जी में पसंद किया जाने वाला आलू मंदी की मार झेलने के लिए मजबूर है। नवंबर में आलू के रेट में तेजी से कमी आने लगी। कीमत में कमी के चलते आगरा के कोल्ड स्टोर में अब भी 35 लाख पैकेट रखे हुए हैं, लेकिन किसान निकासी के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारत सरकार भारतीयों के स्विस खातों की जानकारी पाने के लिए पूरी कोशिश में जुट गई है। सरकार ने स्विट्जरलैंड सरकार को प्रशासनिक सहयोग के लिए 20 अनुरोध भेजे हैं। भारत ने विदेशों में जमा काले धन को पकड़ने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। सरकार ने हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार को प्रशासनिक सहयोग के लिए 20 अनुरोध भेजे हैं। इनमें कर चोरी करने के लिए स्विस बैंकों का इस्तेमाल करने वाले संदिग्ध भारतीयों की जानकारी मांगी गई है। भारत ने जिन व्यक्तियों और कंपनियों की जानकारी मांगी है, उनमें कम से कम 3 सूचीबद्ध कंपनियां हैं। इनमें रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली के एक पूर्व नौकरशाह की पत्नी, दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के एक निवेश बैंकर, कानून से बचकर भागा एक चर्चित व्यक्ति और उनकी पत्नी, संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक होल्डिंग कंपनी और विदेश में बस चुका और संभवतः ट्रेडिंग करने वाले कुछ गुजराती व्यापारी भी शामिल हैं। गाय के दूध के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और ये भी पता होगा कि इसके दूध से कई नई चीजें बनती हैं, जिसे आप और हम बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या कभी ऊँटनी के दूध से बना हुआ चॉकलेट खाया है? शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कभी इसके बारे में, लेकिन आने वाले समय में आपको भी ऊँटनी के दूध से बनी चॉकलेट खाने को मिलेगी। वो कैसे, आइए जानते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात को लोग बस तेल और विशाल इमारतों के लिए जानते हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ और मिलती है जिसकी दुनिया दीवानी है, और वो है ऊँटनी का दूध। ऊँट के दूध से चॉकलेट बनाना 2008 में शुरू हुआ। इसका दूध सबसे ज़्यादा दुबई में होता है। एमिरेट्स इंडस्ट्री फॉर कैमल मिल्क्स एंड प्रोडक्ट्स का सेंटर है। दुबई के पास ऊँट के दूध का यह फार्म 4200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ एक घेरे में 25 ऊँट रखे जाते हैं। ये अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ हर साल करीब 100 टन चॉकलेट बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए दूध को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। चॉकलेट बनाने वाली इस कंपनी का नाम अल नास्मा है, जिसमें 49% हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का है। हर सब्जी की शान आलू अब मंडी की मार झेलने को मजबूर है। जी हाँ, कोल्ड स्टोर के खराब होने के चलते किसानों को आलू के कम दामों के साथ बाजार में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से आलू की निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सब्जी में पसंद किया जाने वाला आलू मंदी की मार झेलने के लिए मजबूर है। नवंबर में आलू के रेट में तेजी से कमी आने लगी। कीमत में कमी के चलते आगरा के कोल्ड स्टोर में अब भी 35 लाख पैकेट रखे हुए हैं, लेकिन किसान निकासी के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। पिछले सीजन में आगरा जिले में 1 लाख हेक्टेयर में आलू की बुआई हुई थी। 5 करोड़ में 4 करोड़ पैकेट 249 कोल्ड स्टोर में रखे गए थे। किसानों से कहा गया था कि वे 30 नवंबर तक आलू की निकासी कर लें, जिससे नई फसल के लिए कोल्ड स्टोर की मरम्मत और अन्य कार्य कराए जा सके, लेकिन किसानों ने अभी तक आलू की निकासी नहीं की है। अब आपको ये भी बताते हैं कि किसानों ने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आलू के रेट बढ़ेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश की राजधानी नई दिल्ली अब मुंबई से आर्थिक राजधानी का खिताब छीनने की राह पर है। आइए जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली कौन से पायदान पर है। दुनिया के 50 आर्थिक मेट्रोपॉलिटन शहरों में दिल्ली 30वें स्थान पर है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई एक पायदान नीचे 31वें स्थान पर पहुंच गई है। ऑक्सफोर्ड आंकड़ों के मुताबिक विस्तृत मुंबई शहर, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, वसाई विरार, भंवड़ी और पनवल शामिल हैं। 2015 में जीडीपी $368 बिलियन पर था। यह आकलन शहर के इन क्षेत्रों की परचेजिंग पावर पैरिटी का 2012 के फॉर्मूले के आधार पर किया गया है। वहीं मुंबई की तुलना में विस्तृत दिल्ली, जिसमें दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं। 2015 का जीडीपी आंकलन $370 बिलियन है। वहीं ऑक्सफोर्ड का आंकलन है कि इस रफ्तार से बढ़ते हुए दोनों दिल्ली और मुंबई 2030 की ग्लोबल रैंकिंग में 11वें और 14वें स्थान पर होंगे। ट्रेन में सफर करने वालों को वेटिंग टिकट लेनी पड़ती है। ऐसे में उनके सामने ये परेशानी रहती है कि टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए रेलयात्री.in कंपनी ने नई सर्विस शुरू की है। रेलयात्री.in कंपनी ने ऐप बेस्ड नई सर्विस शुरू की है, जिससे ये पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म होगा या नहीं। ट्रेन या रेलवे से जुड़े विभिन्न मोबाइल ऐप्स लोगों को अलग अलग जानकारी देते हैं। लोगों को इसमें ट्रेन ट्रैवल से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, जहां अपने पीएनआर नंबर को डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके टिकट कंफर्म होने के कितने चांस हैं। इसके अलावा अगर आपकी टिकट कंफर्म होने के चांस कम हैं, तो आपको दूसरे विकल्प बताए जाते हैं, जैसे दूसरी कौन सी ट्रेन आप ले सकते हैं या फिर उस रूट पर कौन सी बस और टैक्सी बुक कर सकते हैं। सूखे और अकाल से जूझते पलामू के किसानों को 5 साल बाद अच्छी फसल मिली है। इससे किसानों के चेहरे से खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई है। पूरे जिले में हर जगह धान की अच्छी फसल किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का जरिया बन गई है। झारखंड के पालमू जिले के किसान पिछले 5 साल से बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस साल अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे की वो खुशी वापस लौटा दी है, जो कहीं खो गई थी। वजह है कि इस साल अच्छी बारिश और सही समय पर नहरों के निर्माण से सभी ने धान की रोपनी समय से कर ली है और अब धान की कटाई शुरू हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इस गांव के लोगों को धान से काफी बेनिफिट मिलेगा। कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक का कहना है कि ऐसे में अगर जरूरत के हिसाब से खेतों को पानी मिले तो किसानों की खुशी हर साल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अच्छी खबर क्या है। थोक मंडियों में दाल के दामों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम लोगों की जेबों पर कम असर पड़ेगा, जिससे थोक बाजार में ये चमत्कार दालों की सप्लाई बढ़ने और डिमांड की वजह से हुआ है। जो तुअर दाल 60 रुपए किलो बिकी थी, वो आज करीब 50 रुपए किलो बिक रही है। वहीं 80 रुपए किलो की उड़द के दाम भी 72 रुपए तक पहुंच गए हैं। चना दाल की कीमतें भी करीब 10% नीचे आ गई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अच्छी खबर क्रूड की तरफ से आ रही है। असल में 2008 के बाद पहला ऐसा मौका है जब ओपेक बैठक में क्रूड उत्पादन में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पर सहमति बन गई है। ओपेक बैठक में क्रूड उत्पादन कटौती पर सहमति बनने के बाद कच्चे तेलों में शानदार उछाल आया है। अब क्रूड कीमतों में 9% की तेजी आई और ब्रेंट क्रूड $51 के पार पहुंच गया है। वहीं नाइमैक्स पर क्रूड के भाव $49 के पार पहुंच गया है, जबकि सऊदी अरब के लिए क्रूड उत्पादन की सीमा घटाकर 1 करोड़ बैरल की गई है। ईरान के लिए 37,97,000 बैरल की लिमिट तय की गई और इंडोनेशिया ओपेक से बाहर हो गया है, जिसके चलते उसके हिस्से का कोटा बाकी सदस्य देशों में बांट दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद ही सही, अब आम आदमी की भी दाल गलने लगी है। देश की थोक मंडियों में पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतों में 10 से 15% की गिरावट आई है। थोक मंडियों में दाल के दामों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम लोगों की जेबों पर कम असर पड़ेगा।
जिससे थोक बाजार में ये चमत्कार दालों की सप्लाई बढ़ने और डिमांड की वजह से हुआ है। जो तुअर दाल 60 रुपए किलो बिकी थी, वो आज करीब 50 रुपए किलो बिक रही है। वहीं 80 रुपए किलो की उड़द के दाम भी 72 रुपए तक पहुंच गए हैं। चना दाल की कीमतें भी करीब 10% नीचे आ गई हैं। वैश्विक बाजारों में ईंधन के दाम में बदलाव किए गए हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर पेट्रोल 13 पैसे और डीजल में 12 पैसे की कमी देखने को मिल रही है। नोटबंदी के बाद सरकार का एक और बड़ा झटका। नोटबंदी की समस्या अभी पूरी तरह हल भी नहीं हुई कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव किया है, जिसके चलते पेट्रोल में बढ़ोतरी और डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले 65.93 लीटर तेल की कीमत थी, जो अब 66.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल की लागत प्रति लीटर 54.57 रुपए होगी, जो मौजूदा भाव 54.71 रुपए से 14 पैसे कम है। आपको बता दें, इससे पहले 16 नवंबर को पेट्रोल के दाम में 1.46 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1.53 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। महाराष्ट्र, जिसे देश के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता है, वहां के पथाड़ी शहर में कृषि का व्यापार 60% तक गिरा है। नोटबंदी के बाद देश के सभी कृषि बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। नोटबंदी का असर महाराष्ट्र के पथाड़ी शहर के कृषि बाजारों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन सभी मंडियों में व्यापार प्रमुख रूप से नकद राशि में होता है। यहाँ के पथाड़ी बाजार में लदकर आने वाले वाहनों में भी 75% की कमी आई है और मंडी में पहुँचने वाले कपास की मात्रा 80% तक गिर गई है। साथ ही मवेशियों की बिक्री भी 50% कम हुई है। इससे किसानों के साथ साथ व्यापारियों और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। केरल में बड़े पैमाने पर किसान रबर के पौधों की खेती करते हैं और इससे रबर का उत्पादन भी करते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन को देखते हुए यहाँ के किसान रबर के पेड़ की लकड़ियों से खूबसूरत फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। देश में पहली बार रबड़ पेड़ की लकड़ियों से अब खूबसूरत फर्नीचर का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर दीमक या अन्य कीड़ों और पानी का असर नहीं होता है। केरल के कुन्नूर में पूरी तरह यंत्रीकृत इस कारखाने में लगभग 150 किस्मों के फर्नीचर का उत्पादन किया जा रहा है। रबड़ की खेती करने वाले किसानों को बेकार की समझे जाने वाली इस लकड़ी की अच्छी कीमत भी मिल रही है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ हम फिर आपसे मुखातिब होंगे इसी समय, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ग्रीन टीवी आपके लिए लेकर आता रहेगा कुछ ना कुछ खास। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।